प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर नागार्जुन पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने नागार्जुन के काव्य संवेदना पर बात की। आज हम नागार्जुन द्वारा रचित कविता सिंदूर तिलकित भाल, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, इस पर बात करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। पहले कविता का एक बार पाठ कर लेते हैं, इसके बाद कविता की व्याख्या पर बात करेंगे। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए ये उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी न कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आंखें, स्मृति विहंगम की कभी थमने न देगी पांखें। याद आता मुझे वह तरूणी गांव, याद आती लीचियां वे आम। याद आता मुझे मिथिला के, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदिनी और तालम खान। याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणुवन वे नीलिमा के नीले अति अभिराम। धन्य वो जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रियंक। धन्य वो जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग। फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमास, विपुल उनका ऋण सदा सत्तान में 10 मास। ओहो यद्यपि बढ़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज। धन्य विजन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूं न मैं असहाय। यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवास ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठेगी हूँ, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। सांदे नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। इस कविता की व्याख्या से पूर्व हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये कविता नागार्जुन द्वारा रचित सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन स्वभाव से घुमक्कड़ी थे और लंबे समय तक वो घर से दूर प्रवास पर रहते थे। इस कविता की रचना भी श्रीलंका प्रवास के दौरान हुई थी। जब नागार्जुन घर से दूर श्रीलंका में थे तो वहां पर इसकी रचना की गई। ये कविता नागार्जुन की प्रणय संवेदना से संबंधित है, उनकी प्रेम भावना से संबंधित है। घर से दूर विषम परिस्थितियों में कवि को अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल याद आता है, अपनी पत्नी की स्मृति आती है। इस तरह से इसमें वियोगी कवि की हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। पर नागार्जुन के यहाँ प्रेम का उदात्त रूप अभिव्यक्त हुआ है और
पत्नी की स्मृति उनके लिए चिंता का कारण नहीं बनती है, बल्कि वियोग में कवि के लिए मरहम का काम करती है और उनके लिए वो संबल बनती है, सहारा बनती है। पत्नी की स्मृति उनके अकेलेपन के अनुभव को तोड़ती है। अकेलेपन में वो उनकी स्मृति ही उनका एकमात्र संबल बनती है, तो उनके अकेलेपन को तोड़ती है और उन्हें प्रेम की गहराई के एहसास से भर करके उन्हें कोमल, कृतज्ञ, निष्ठावान बना करके अपने घर, गांव और वहां के संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश से जोड़ती है। कवि की आंखों के सामने अपने गांव की प्रकृति, वहां का संपूर्ण जनजीवन जो है वो जीवंत हो जाता है। इस तरह से पत्नी की स्मृति ही, पत्नी का प्रेम ही कवि को समूची प्रकृति और संपूर्ण परिवेश से जोड़ने का माध्यम बनता है। ये नागार्जुन के गारस्थिक प्रणय भावना का उदात्त पक्ष है। गारस्थिक का अर्थ है गृहस्थी का प्रेम। दाम्पत्य प्रेम की जो भावना है उसका उदात्त पक्ष है, जो उन्हें अपने तक सीमित न रख करके उन्हें सामाजिकता से जोड़ता है, सामाजिकता से संबद्ध करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रामेश्वर शर्मा जी ने नागार्जुन के इस काव्य में व्यक्त प्रणय भावना पर लिखा है कि प्रेम का ये अभिनव स्वरूप, जहाँ एक और वासना, शारीरिक भूख और निरी रूप लिप्सा पर आधारित न होकर इंद्रिय प्रायणता से दूर है, वहीं एक गहरे साचर्य से उदित संबंध भावना से परिपोषित तथा पारस्परिक सहयोग के रागात्मक रूप से ही दीप्त होता है। उसकी रागजन्यता एक विराट सामाजिक ध्येय की भावना से अनुप्राणित होती है। रामेश्वर शर्मा जी ने लिखा है कि नागार्जुन के यहाँ प्रेम का एक नया ही स्वरूप है, और इस प्रेम के इस स्वरूप में मांसलता नहीं है, शारीरिक आकर्षण नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है, बल्कि वो इंद्रिय बोध से, इंद्रिय प्रायणता से दूर है। और ये ऐसा प्रेम है जो पति पत्नी के साहचर्य से परिपोषित होता है और एक ऐसे कोमल रागात्मक भाव के रूप में दीप्त होता है कवि में। और उसकी ये जो रागात्मकता है वे केवल पत्नी तक न रहकर के उसे एक सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक हित की भावना से अनुप्राणित करती है, उससे जोड़ती है। तो ये कविता कालिदास के काव्य में अभिव्यक्त शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम के एक पक्ष की ओर भी संकेत करती है कि जब कालिदास के दुष्यंत शकुंतला के विरह में तड़फ रहे थे, तो चारण उन्हें शकुंतला का चित्र दिखाते हैं। तो दुष्यंत उस चित्र को देख करके बोलते हैं कि इसमें कणव ऋषि का आश्रम कहाँ है, इसमें वो तालाब कहाँ है जिसके किनारे एक हिरनी हिरण के आंख को खुजला रही है। ये सब नहीं होने के कारण ये शकुंतला का चित्र नहीं हो सकता। तो शकुंतला जिस तरह से उनको उस परिवेश से जोड़ती है, इसी तरह कवि को यहाँ पर वो प्रिया जो है वो परिवेश के साथ याद आती है, परिवेश से ही पत्नी जोड़ती है, जोड़ने का माध्यम बनती है, और परिवेश के साथ ही पत्नी जुड़ी हुई है। तो दोनों का ये जो साहचर्य है, ये प्रेम का एक बहुत उज्जवल पक्ष जो है इसमें अभिव्यक्त हुआ है।
जो व्यक्तिगता या संकीर्णता तक न रह करके सामाजिकता तक विस्तृत करता है कवि को। अब हम देखते हैं कि व्याख्या पर बात करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। निर्जन यानी सुनसान, सिंदूर तिलकित, तिलकित का अर्थ तिलक किया हुआ, सिंदूर का तिलक किया हुआ। और महिलाएं जो है ललाट पर मांग में सिंदूर का तिलक लगा, तिलक मांग भरती है सिंदूर से। वो सिंदूर का तिलक, वो सिंदूर उनके सुहाग का प्रतीक है। तो यहाँ उस सिंदूर को ही कवि अपने प्रेम का प्रतीक बनाता है। और वो लिखता है कि समय की धारा ने, विषम परिस्थितियों ने जब मुझे सुन भयंकर एकांत में डाल दिया है, अर्थात मैं नितांत अकेला पड़ गया हूँ। ऐसे अकेलेपन में मुझे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ भाल मस्तक याद आता है, अर्थात मुझे तुम्हारी स्मृति आती है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, इसके आगे कवि कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको समाज की आवश्यकता नहीं होती है। कौन वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से खास, और ऐसा कौन है जिसे एक दूसरे से काम नहीं पड़ता, अर्थात सभी को समाज में एक दूसरे से काम पड़ता है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, किसको परस्पर सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। और चाहिए किसको नहीं सहवास, सहवास का अर्थ सह यानी साथ, वास यानी रहना। और किसको समाज के साथ रहने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरों के साथ रहने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश से जुड़ा रहना चाहिए। समाज से कटकर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि समाज के साथ उसकी परस्पर आत्मनिर्भरता, जो अन्य आश्रितता है, वो रहती है। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए ये उच्छ्वास। उच्छ्वास कहते हैं पीड़ा के समय निकलने वाली लंबी गहरी सांसें। तो कवि कहता कि ऐसा कौन है जो ये चाहेगा कि उसका पीड़ा से प्रसूत उसकी जो लंबी गहरी सांसें हैं वो शून्य में टकराए, अकेले में टकराए। अर्थात कौन अकेला रह कर के पीड़ा से आहें भरते रहना चाहेगा। प्रत्येक किसी न किसी का सामीप्य चाहता है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। और यहाँ कवि कहता है कि मैं पाषाण यानी पत्थर, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ। और पत्थर होने से यहाँ अपना लक्षणा से इसका अर्थ लेके, पत्थर होने से आसे यहाँ पर निश्चेष्ट, जड़, मैं जड़ नहीं हो गया हूँ, निश्चेष्ट नहीं हो गया हूँ। मुझ में संवेदनशीलता है, मैं कोई भावना शून्य नहीं हूँ, मुझे में भावनाएं हैं और अनुभूत करने की क्षमता है। तो पाषाण से अर्थ हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, इसका अर्थ है कि मैं कोई भावनाओं से रहित नहीं हूं, मैं संवेदनशील हूं। जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध। मैं वो पत्थर नहीं हूं जिसको कहीं भी डाल दिया जाए वो कभी कोई विरोध नहीं करता, नहीं किसी प्रकार का वो अनुनय विनय अनुरोध करता है। तो मैं ऐसा हृदयहीन या निश्चेष जड़ नहीं हूं कि मुझे कहीं भी डाल दिया जाए और मैं किसी भी तरह का विरोध नहीं करूंगा या किसी तरह का अनुरोध भी नहीं करूंगा। तो यहाँ कवि अपने प्रवास की स्थिति को स्वीकार करता है। वो कह रहा है कि मैं ऐसा संवेदनहीन नहीं हूं कि किसी से अनुरोध भी नहीं करूंगा, मैं ऐसा भावना शून्य नहीं हूं। और इसी कारण मैं जो है, मुझे तुम्हारी स्मृति आ रही है। वेदना ही नहीं उसके पास फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। जिसके हृदय में वेदना ही नहीं है, जिसके हृदय में पीड़ा ही नहीं है, जिसको वेदना की ही अनुभूति नहीं होती है, फिर उसके हृदय से निश्वास, वेदना प्रसूत गहरी लंबी गर्म सांसें कैसे उठेगी। अर्थात
वेदना होने पर ही आहें निकलेगी। और मैं संवेदनशील हूँ, मैं महसूस करता हूँ इस वेदना को। मैं न साधारण सचेत जंतु, मैं कोई साधारण पशु की तरह पशु नहीं हूँ। मैं एक सचेतन प्राणी हूँ। प्राणी तो हूँ पर सचेतन हूँ। और इस कारण, सचेतनता के कारण मुझ में भावनाएं हैं, मुझ में हृदय है भावनाओं को समझने की और विचार करने की के लिए मेरे पास मस्तिष्क है। और यही कारण है कि यहाँ हाँ ना किंतु परंतु, और यही कारण है कि मैं सही बात को स्वीकार करता हूँ, कर सकता हूँ, और जो गलत है उसका नकार सकता हूँ। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध और संवेदनशील होने के कारण मेरे हृदय में, मेरा जो हृदय है वो प्रसन्नता के, दुख के, चिंता और क्रोध की अनुभूति करता है। मुझे सुख और दुख की का बोध होता है, अनुभूति होती है। और मुझे मेरे सामने यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, मेरे सामने जो है उनको देखने की, उनको अनुभूत करने की, इसके साथ साथ अनुमान से भी अनुभूत करने की मुझ में क्षमता है। अनुमान से भी मैं अनुभूत कर लेता हूँ। यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान, और मेरे हृदय में स्मृति भी है और विस्मृति भी है, अर्थात अच्छी बातें जो है उनको याद रखने की क्षमता है और पीड़ादायक बातों को भूल जाने की क्षमता भी है। तभी तो याद आती, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। यहाँ कवि ये कह रहा है कि मैं इस तरह से संवेदनशील हूँ, मैं पाषाण की तरह जड़हीन नहीं हूँ, मैं भावना शून्य नहीं हूँ, मैं भावनाओं से भरा हुआ हूँ। और इस तरह से संवेदनशील होने के कारण, सहृदय होने के कारण ही तुम मुझे जो है याद आती हो। मैं संवेदना शून्य, चेतना शून्य पत्थर नहीं हूँ, मैं मानवीय संवेदना से युक्त हूँ। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी तकने न देखी पाँख। पाँख यानी पंख, और विहंगम यानी पक्षी। याद आते स्वजन, और मुझे तुम्हारी याद आते ही जो परिजन है वो याद आने लगते हैं। जिनकी, मुझे अपने परिजन याद आते हैं, और उन परिजनों की स्नेह के अश्रु जल से भीगी हुई अमृतमय आंखें, या यूं कहें कि अमृत तुल्य स्नेह के जल से, अमृत तुल्य स्नेह के अश्रु जल से भीगी हुई आंखें मेरे स्मृति रूपी पक्षी के पंखों को कभी भी थकने नहीं देती। अर्थात प्रियजनों का स्नेह मुझे, मेरी स्मृति को लगातार बनाए रखता है, निरंतर बनाए रखता है। और उनकी स्मृति में को मैं भूल नहीं सकता हूँ। कारण है उनकी स्नेह से भीगी हुई आंखें। याद आता मुझे वो तरोनी गांव, और मुझे अपना वो तरोनी गांव याद आता। मिथिलांचल में नागार्जुन का गांव था तरोनी। याद आती लीचियां वे आम। और अब कवि जो है संपूर्ण परिवेश से जुड़ रहा है। कवि को तरोनी गांव यहाँ आते ही लीचियों और आम की याद आती है। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, रुचिर यानी सुंदर, मनोरम, मिथिलांचल के सुंदर जो भूभाग है, मन को आकर्षित करने वाले भाग है, वो मुझे याद आते हैं। वहाँ के धान से भरे हुए खेत, धान की फसलों से युक्त खेत, ता तालाबों में खिले हुए कमल, कुमुदनी और तालम खान, वो मुझे याद आते हैं। याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। और मुझे सस्य श्यामल, सस्य श्यामल का मतलब हरी भरी फसलों से युक्त
जनपद, हरी भरी फसलों से युक्त उस जनपद के स्थानों के नाम जो रूप और गुण के अनुसार रखे गए। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो जन्मभूमि है तरोनी, वहां पर स्थानों और लोगों या वस्तुओं के जो नाम है वो उनके रूप गुण के अनुसार ही लिखे गए रखे गए। याद आते वेणुवन, वो नीलिमा के नीलिए अति अभिराम। वेणुवन, वेणुवन यानी बांसों के वन, नीलिमा हरितिमा और नीले यानी घर। और मुझे जो है अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक अभिराम हरितिमा के आवास, हरितिमा के घर, हरे भरे बांस के कुंज याद आते हैं। तो यहाँ कवि को पत्नी की स्मृतियां अपने परिवेश से जोड़ देती है। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। कवि आगे कहता है कि मृदुलतम यानी कोमल और पर्यंक यानी पलंग। वो परिजन मेरे स्वजन धन्य है जिनकी सुकोमल गोद मेरे लिए बचपन में पलंग बनी थी, और अब जिनकी गोद में विश्राम करने का, आश्रय लेने का मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ, वो सब धन्य है। धन्य वे जिनकी उपज, यहाँ कृतज्ञता व्यक्त हो रही है कवि की उन सभी पारिवारिक जनों के लिए जिनसे कवि को बचपन में दुलार मिला, स्नेह मिला। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फल फूल व कंद मूल अनेक विध मधुमास। और वो सभी जन भी धन्य हैं जिनके द्वारा उपजाई गई, पैदा की गई उपज के भाग से, अन्न और पानी से, साग और सब्जियों से, फल फूलों से, कंद मूलों से और अनेक प्रकार के मधुर व्यंजनों और मांस से मेरे शरीर का पोषण हुआ है। कवि के शरीर को पौष्टिकता मिली है। कवि उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि वो सभी धन्य है। विपुल उनका ऋण सदा सत्तान में 10 मास। यहाँ कवि सीधे शब्दों में उनके प्रति कृतज्ञता के व्यक्त करता है कि विपुल उनका ऋण, उनका मुझ पर बहुत ऋण है, अत्यधिक ऋण है जो चुकाया नहीं जा सकता। सदा सत्तान में 10 मास, दसम प्लस अंश, मैं उस ऋण का 10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकता। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे, आज हृदय से पर आ रही आवाज धन्य विजन वही धन्य से। कवि कहता है कि यदि परिस्थितियों के कारण मैं आज उनसे दूर पड़ गया हूँ, पर बार बार मेरे हृदय से यही आवाज आ रही है कि वो सभी जो स्वजन है, परिजन है, धन्य है, और वो संपूर्ण जन जीवन, वो संपूर्ण समाज जो है धन्य है। यहाँ भी तो हूँ मैं नहीं, यहाँ भी तो हूँ न मैं ऐसा, यहाँ भी व्यक्ति हो समुदाय। यहाँ कवि कहता है कि मैं यहाँ प्रवास काल में जहाँ पर रह रहा हूँ वहां भी मैं असहाय नहीं हूँ, अर्थात अकेला नहीं हूँ। यहाँ भी व्यक्ति और व्यक्तियों का एक समुदाय है, समाज है जो मेरे आसपास रहता है, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। किंतु इस समाज के जो लोग हैं, मैं जीवन भर यहाँ रहूं फिर भी मुझे प्रवासी ही मान। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि व्यक्ति का जो आत्मीय संबंध अपने जन्म भूमि के परिवेश से होता है, जन्म के समाज से होता है, वैसा आत्मीय संबंध जो है अपने प्रवास वाले स्थल पर नहीं होता। वैसे आत्मीयता प्रवास वाले स्थल पर स्थापित नहीं होती है। तो चाहकर भी वो आत्मीयता नहीं होने की बात का संकेत कवि कर रहा है कि यहाँ व्यक्ति है, समुदाय है, इसके बावजूद भी यहाँ मैं केवल प्रवासी ही माना जाऊंगा। मरूंगा तो चिता पर देंगे फूल डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। और अगर मैं यहाँ प्रवास काल में मर जाता हूँ
तो ये मेरे औपचारिकता के लिए मेरी चिता पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए 2 फूल डाल देंगे। समय अपनी गति से चलता जाएगा, निर्बाध यानी बिना बाधा के, अपनी गति से बिना बाधा के चलता जाएगा और फिर ये लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन सुनोगी तुम तो उठेगी भूख, लेकिन तुम मेरी मृत्यु के समाचार को सुनेगी तो तुम्हारे हृदय में एक आह, भूख, कसक, तड़प उठेगी। मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख और उस समय तुम्हारी आंखों में मेरी तस्वीर होगी, तुम्हारे सामने आंखों के सामने मेरी तस्वीर होगी, पर वो तस्वीर होगी जो मौन है। सांधे नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का जब करुण आख्यान। और संध्या काल के समय आकाश, पश्चिमी आकाश में मैं जब लालिमा को देखता हूँ और अस्ताचल गामी सूर्य की उस लालिमा के करुण कथा सुनता हूँ, तो संध्या काल के उस लालिमा को देख करके हे सुंदरी, हे सुंदर मुख वाली, मुझे अ, तुम्हारी याद आती है और तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ, सिंदूर तिलक किया हुआ वो ललाट जो है मुझे याद आता है। तो इस कविता में हमने देखा है कि कवि को पत्नी की स्मृति अपनी प्रकृति परिवेश से जोड़ देती है। इन प्रश्नों के माध्यम से, इन पंक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से कवि व्यक्ति के लिए समाज की आवश्यकता की बात करता है कि व्यक्ति समाज से निरपेक्ष नहीं हो सकता। और इस बंद में कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य संवेदनशील है, कवि संवेदनशील है, वो कोई पत्थर नहीं है, इसी कारण उसमें भावनाओं को अनुभूत करने की क्षमता है। तो कवि के प्रेम का इसमें उदात्त पक्ष व्यक्त हुआ है और उनकी हृदयगत कोमल भावनाओं की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। शिल्प पक्ष की बात करें तो कविता में तुकांतता बड़ी अ, जबरदस्त है और भाषा जो है इसकी सहज सरल, भावानुकूल, खड़ी बोली है। कुछ कुछ तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग देखने को मिलता है और इसके अतिरिक्त कविता मुक्त छंद में रचित है। बिंबों का की भी सुंदर संरचना इसमें हुई है। गुण जो है माधुर्य प्रसाद है। धन्यवाद।